Send Anika Sharma into my cabin. Now. I understand the legal case. I'll handle it. दिल्ली के गुरुग्राम सेक्टर 42 में नियोटेक सॉल्यूशंस की शानदार 18 मंजिला इमारत रात की रोशनी में चमक रही थी। शहर की भीड़-भाड़ से ऊपर उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर सीईओ आरव मल्होत्रा का विशाल कैबिन था, जहां से पूरा गुरुग्राम एक खिलौने की तरह नजर आता था। दूर-दूर तक फैली रोशनियां, भागती गाड़ियां, छोटे-छोटे लोग, सब कुछ इतना छोटा लगता था जैसे आरव की नजर में दुनिया की हर चीज छोटी थी। लेकिन आज उस कैबिन में जो तूफान उठा हुआ था, वो शायद नीचे की पूरी दुनिया को हिला सकता था। शाम के 7 बज चुके थे। बाकी सब कर्मचारी घर जा चुके थे। पूरी 18 मंजिला इमारत में अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे। ऊपरी मंजिल पर सन्नाटा था। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट और बाहर से आती दिल्ली की दूर की आवाजें। कैबिन में सिर्फ 2 लोग थे। एक तरफ था आरव मल्होत्रा, नियोटेक सॉल्यूशंस का सीईओ, जिसने अपनी मेहनत और दिमाग से इस कंपनी को खड़ा किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जबड़े इस तरह भिंचे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें लोहे में ढाल दिया हो। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो सामने वाले को राख कर दे। उसने महंगी ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहनी हुई थी। शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी हुई थीं। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे वो इतनी कसकर पकड़े हुए था जैसे किसी का गला दबा रहा हो। दूसरी तरफ खड़ी थी अनिका शर्मा, जूनियर एचआर असिस्टेंट। सूट और ट्राउजर में, बाल हल्के बिखरे हुए, आंखों में थकान और डर का मिलाजुला भाव। वो पिछले कई घंटों से खड़ी थी और उसके पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं थी। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वो छुपाना चाहती थी कि उसके हाथ कांप रहे हैं। आरव मल्होत्रा पूरे अस्पताल में, नहीं, पूरी कंपनी में अपनी काबिलियत और सख्त फैसलों के लिए मशहूर था। उसने नियोटेक सॉल्यूशंस को एक छोटे से स्टार्टअप से करोड़ों की कंपनी बनाया था। रातों को जागकर, दिन में खून पसीना बहाकर। उसकी इज्जत उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, और वह इज्जत पिछले कई हफ्तों से एक जूनियर एचआर असिस्टेंट की वजह से धूल में मिल रही थी। पिछले कई हफ्तों से अनिका कंपनी में रोज कोई न कोई नया मामला खड़ा करती। कभी हैरेसमेंट की शिकायत जो जांच में झूठी निकलती, कभी प्रोजेक्ट डेटा खराब होने का आरोप जो बाद में गलतफहमी साबित होता, कभी प्रमोशन की मांग, कभी सैलरी बढ़ाने की जिद। हर बार एचआर डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता। हर बार आरव को सफाई देनी पड़ती। हर बार कंपनी की छवि पर एक और दाग लगता। आरव ने आखिरकार सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने फाइल टेबल पर इतनी जोर से पटकी कि कमरे में रखे कांच के गिलास में पानी कांप उठा और टेबल पर रखी पेन स्टैंड से 2 पेन गिर गईं। अनिका, उसकी आवाज ठंडी थी, पर उस ठंडक में ऐसी आग थी जो शब्दों को जला दे। अब बहुत हो गया। आज शाम तक इस्तीफा दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। अनिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके कानों में खून का दबाव बढ़ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसके कानों में वे शब्द गूंजने लगे जो उसकी चाची ने कल रात फोन पर कहे थे। पैसे नहीं लाई तो तेरे भाई को सड़क पर फेंक दूंगी, और तू खुद किस काम की है, तुझे भी बेच देंगे। नौकरी जाने का मतलब था सब कुछ खत्म, भाई का खाना खत्म, अपनी सुरक्षा खत्म, जिंदगी खत्म। अनिका के दिमाग में उस पल एक खतरनाक, बेताब, डरावना विचार ने जन्म लिया। उसने खुद से कहा, अगर बचना है तो कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो इस आदमी को रोक सके, कुछ ऐसा जो उसे नौकरी से निकालने से रोके। उसने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, जी, मैं सोचूंगी। आरव ने उसे जाने का इशारा किया। वो मुड़ी और चली गई, लेकिन उसके कदमों में वह हल्कापन नहीं था जो किसी आम कर्मचारी के होते। उसके कदमों में एक फैसला था, भारी, खतरनाक और अपरिवर्तनीय। उस रात अनिका अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठी रही, घुटनों को छाती से लगाए, दीवार से टिकी हुई। कमरे में एक बल्ब था जो पीली रोशनी देता था। बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर था। उसने एक वकील को फोन किया। घंटे भर की बातचीत। जब उसने फोन रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका फैसला हो चुका था। अगले दिन सुबह नियोटेक सॉल्यूशंस के खिलाफ कोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर हो गया।
जब आरव को यह खबर मिली तो वह अपनी कार में था। उसका ड्राइवर उसे ऑफिस ले जा रहा था। ड्राइवर ने बाद में बताया कि उस पल साहब का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। फिर धीरे धीरे वह सफेदी लाल हो गई, गहरी, खतरनाक, ऐसी लाल जो बताती है कि अंदर कुछ उबल रहा है। उसने फोन किया। आवाज इतनी शांत थी कि सुनने वाले की रीढ़ में ठंड उतर जाए। अनिका शर्मा को अभी मेरे केबिन में बुलाओ। जब अनिका केबिन में दाखिल हुई तो आरव अपनी बड़ी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसने नजर नहीं उठाई, बस फाइलें देखता रहा, उंगलियां चलाता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अनिका दरवाजे के पास खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आरव अभी उठेगा और चीखेगा, पर आरव ने कुछ नहीं किया, बस पढ़ता रहा। ये खामोशी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। फिर आरव ने धीरे धीरे नजर उठाई। उसकी आंखों में जो था वो गुस्सा नहीं था, वो कुछ और था, ठंडा, गहरा, भयावह, जैसे किसी गहरे समुद्र की तली। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, है ना? उसने कहा। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बिल्कुल सपाट। अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं निकाल सकता, ये तुम जानती हो। लेकिन कानून ये भी कहता है कि अगर कर्मचारी काम ठीक से नहीं करे तो कंपनी उसे निकाल सकती है। वह उठा, धीरे धीरे अनिका की तरफ चलने लगा। उसके कदमों की आवाज मार्बल के फर्श पर गूंज रही थी। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। रिपोर्टिंग डायरेक्ट टू मी। कोई बीच में नहीं, सीधे मुझे। वह अनिका के बिल्कुल पास आकर रुका, इतने पास कि अनिका को उसकी सांसें महसूस हों। और अब मैं तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। देखते हैं कितने दिन टिकती हो। उसकी आवाज में ऐसा जहर था जो धीरे धीरे उतरता है, तुरंत नहीं मारता, पर मारता जरूर है। अनिका ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो वह रोक रही थी। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने ये सब किया, लेकिन साथ ही एक डर था जो उसे माफी मांगने से भी रोक रहा था। जो सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ वो किसी की भी रूह कांपा दे। पहले दिन से ही आरव ने अनिका को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। आधी रात को फोन आता, फाइल नंबर 47 अभी चाहिए। अनिका नींद से जागती, लैपटॉप खोलती, फाइल भेजती। सुबह 5 बजे मैसेज आता, रिपोर्ट तैयार है, मीटिंग 6 बजे है। अनिका रात भर जागकर रिपोर्ट बनाती। क्लाइंट मीटिंग में आरव जानबूझकर उसे बीच में रोकता। यह गलत है, दोबारा करो। सबके सामने, इतनी बेइज्जती से कि बाकी लोग आंखें चुरा लेते। एक के बाद एक प्रोजेक्ट थमाता, ऐसे जो एक इंसान के बस के नहीं। फिर देर रात उनकी प्रगति पूछता। अनिका रोज सुबह घर से निकलती। उसके हाथों में थकान थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर रंग नहीं था। लेकिन वह हर दिन दफ्तर पहुंचती, क्योंकि चाचा चाची का डर उसे हर सुबह उठाकर धकेल देता था। उसे याद था कि कैसे माँ बाप के जाने के बाद चाचा चाची ने उसे और उसके छोटे भाई रोहन को अपने घर में रखा था जैसे कोई बोझ रखता है। खाना कम देते थे, काम ज्यादा करवाते थे, स्कूल की फीस भरने में देरी करते थे। और जब अनिका बड़ी हुई तो उनकी नजरें और खतरनाक हो गईं। एक रात उसने सुना था चाची किसी से फोन पर बात कर रही थी। लड़की जवान हो गई है, मुंह मांगे दाम मिलेंगे, बस पैसे तैयार रखो। उसी रात अनिका ने घर छोड़ा था, रोहन को पीछे छोड़कर, क्योंकि उसे ले जाना मुमकिन नहीं था। नौकरी ढूंढी, पैसे भेजे, चाचा चाची को खुश रखा ताकि रोहन सुरक्षित रहे। और इसीलिए यह नौकरी उसकी जान से ज्यादा जरूरी थी। एक सुबह आरव ने उसे बताया, बिल्कुल अचानक, जैसे मौसम का हाल बताया जाता हो। कल सुबह 6 बजे जयपुर की फ्लाइट है। लेट मत होना, क्लाइंट मीटिंग है। अनिका ने रात भर सोया नहीं। भोर में उठकर तैयार हुई। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर थकान छुपाने की कोशिश थी। एयरपोर्ट पर आरव पहले से था। उसने अनिका को देखा, एक नजर और आगे चल दिया, जैसे उसने कोई खंभा देखा हो। जयपुर में मीटिंग खिंचती रही। घंटों। दोपहर बीती, शाम हुई। रात के अंधेरे में होटल पहुंचे। रात के 10 बज चुके थे। आरव ने अपने कमरे से फोन किया, प्रेजेंटेशन अभी तैयार करो, सुबह 8 बजे क्लाइंट को भेजनी है। अनिका कमरे में आई, बिस्तर पर बैग रखा, लैपटॉप निकाला, खोला, उंगलियां चलाने लगीं।
लेकिन आंखें धुंधली हो रही थीं। दिमाग जवाब दे चुका था, शरीर कह रहा था, बस अब नहीं। और तभी फोन पर चाची का मैसेज आया। पैसे कब भेज रही है? ज्यादा नखरे मत कर, वरना तेरे भाई को आज रात घर से निकाल दूंगी, ठंड में भटकेगा। अनिका के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहन, उसका छोटा भाई, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, वो ठंड में भटकेगा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। वो रोक नहीं पाई। महीनों की थकान, डर, अकेलापन सब एक साथ उफान मार उठा। और फिर उन आंसुओं के साथ आई बेबसी। वो बेबसी जब इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अनिका ने लैपटॉप बंद किया, उठी, एक लंबी कांपती सांस ली और एक ऐसा फैसला किया जो उसे अंदर से खाने लगा। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने सूट का कोट खींचकर फाड़ दिया, नाखूनों से अपनी बाहों पर लाल निशान बनाए, इतने गहरे कि देखने वाला कांप जाए। गर्दन पर खरोंचे बनाई, गाल पर भी। फिर वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जैसे ही आरव दरवाजे से अंदर आया, अनिका ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई है? सीईओ सर मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं, प्लीज मदद करो, कोई आओ। पल भर में होटल स्टाफ, मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड सब दौड़े आए। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अनिका फर्श पर गिर गई और सुबकने लगी। आरव वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया, हाथ उठे हुए, मुंह खुला हुआ, चेहरे पर ऐसा सदमा जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। उसकी नजर अनिका पर पड़ी। वह रो रही थी, उसके शरीर पर निशान थे। और आरव जानता था ये सब झूठ है, लेकिन भीड़ कहाँ सुनती है। अनिका के दिल में उस पल जो था वह सिर्फ डर था, और एक ऐसा पछतावा जो उसे अंदर से खा रहा था। वह जानती थी कि वह एक बेकसूर आदमी पर झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन अपनी और भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसने दूसरे की इज्जत दांव पर लगाई थी। अगली सुबह वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नियोटेक सॉल्यूशंस के शेयर गिरने लगे, इन्वेस्टर्स के फोन आने लगे, मीडिया ने कंपनी के बाहर डेरा डाल दिया। ऑफिस के अंदर फुसफुसाहटें थीं। लोग आरव की तरफ अजीब नजरों से देखते थे। आरव के पिता, जो कंपनी के फाउंडर थे, ने उसे घर बुलाया। कमरे में सिर्फ बाप और बेटा थे। आरव, उनकी आवाज थकी हुई थी। कंपनी का नाम डूब रहा है। एक ही रास्ता है, शादी कर लो इस लड़की से। केस भी खत्म होगा और मीडिया को भी जवाब मिलेगा। आरव ने मेज पर मुट्ठी मारी। ये नहीं होगा, ये होगा। पिता की आवाज में कोई लचीलापन नहीं था। तुमने जो बनाया है, इसे बचाना है या नहीं? आरव बहुत देर तक चुप रहा, खिड़की के बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में आग थी, पर उस आग के पीछे एक बेबसी थी जो वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। फिर उसने एक शब्द कहा, ठीक है। शादी एक औपचारिकता की तरह हुई। न फूल थे, न खुशी थी, न रिश्तेदारों की हंसी थी, न ढोल थे, न बाराती थे। बस कागज और दस्तखत। दो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक रिश्ते में बंध गए। शादी के तुरंत बाद आरव अनिका को अपने विला में ले गया। घर बड़ा था, खूबसूरत था, महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर। लेकिन उस घर में एक सूनापन था, जैसे यहां कोई खुशी से नहीं रहता। घर के अंदर घुसते ही आरव ने दरवाजा बंद किया और पलटकर अनिका की तरफ देखा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज कांच की तरह तेज और ठंडी थी। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, एक बेकसूर आदमी पर। वह धीरे धीरे अनिका की तरफ चलने लगा। अनिका पीछे हटती गई, यहां तक कि उसकी कमर दीवार से लग गई। आरव ने एक हाथ दीवार पर रखा और उसके चेहरे के करीब आया। अब मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूं, पति भी हूं, और अब तुम मेरा असली रूप देखोगी। अनिका की जीभ तालू से चिपक गई। उसके दिल में पहली बार सच में डर उतरा, वो डर जो बताता है कि शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। उस रात घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अनिका अपने कमरे में बैठी रही, घुटनों में सर दिए, रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदगी बचाने की लड़ाई में खुद को किस मुसीबत में डाल आई। शादी के बाद के दिन एक अजीब यातना थे। आरव उससे बात नहीं करता था, उसे नजरअंदाज करता था। खाने की मेज पर दोनों होते, आरव लैपटॉप देखता, अनिका चुपचाप खाती। लेकिन कभी कभी आरव की नजरें उस पर पड़तीं, और उन नजरों में जो होता था वह अनिका को बता देता कि यह आदमी माफ करने वाला नहीं है।
कभी उसके हाथों को इतनी कसकर पकड़ता कि निशान पड़ जाते, कभी उसे ऐसे देखता जैसे वह इंसान नहीं, कोई चीज है। घर में सब कुछ था, पैसा, नौकर, आराम, सुरक्षा। लेकिन घर में जो नहीं था वह था एक इंसानी सांस जो प्यार से ली जाए। अनीका रात को अपने कमरे में बैठकर रोहन को याद करती, उसकी हंसी याद करती और दुआ मांगती, हे भगवान मुझे माफ कर। मैं जानती हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था। आरव देर रात घर लौट रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी और रोशनी धुंधली थी। एक तेज मोड़ पर कार फिसली। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन एक हल्के झटके के साथ गाड़ी डिवाइडर से टकराई। आरव के सिर पर चोट आई। ड्राइवर ने घबराकर अनीका को फोन किया। अनीका जब अस्पताल पहुंची तो आरव होश में था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि रात भर निगरानी जरूरी है। सिर में हल्की चोट थी और बुखार चढ़ने लगा था। घर आने पर अनीका ने उसे कमरे में लिटाया, माथे पर पट्टी बांधी, पानी लाई, दवाई दी। आरव बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसकी आंखें कभी खुलती, कभी बंद हो जातीं। उसका माथा तप रहा था। अनीका उसके सिरहाने बैठ गई। वो उसे देखती रही, उस चेहरे को जो दिन में इतना सख्त, इतना ठंडा, इतना गुस्से वाला होता था। अभी उस चेहरे पर सिर्फ एक थका हुआ इंसान था, एक ऐसा इंसान जो शायद अकेला था। देर रात जब अनीका पट्टी बदलने के लिए झुकी तो अचानक आरव का हाथ उठा और उसकी कलाई पकड़ ली। अनीका की सांस रुक गई। आरव की आंखें बंद थीं, वो बेहोशी में था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो बड़बड़ाया, धीमे से, टूटी हुई आवाज में, मत जाओ, अकेला मत छोड़ो। उस आवाज में वह अकड़ नहीं थी जो दिन में होती थी। अनीका ने माथे पर बार बार पट्टियां रखीं, दुआएं मांगती रही, और जब थकान इतनी भारी हो गई कि आंखें खुली न रह सकीं तो वह वहीं सो गई। होश तब आया जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। आरव बेहोशी में उसे अपने पास खींच चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, माथा गर्म था। वह बड़बड़ाया, मुझे सुकून चाहिए, तकलीफ बहुत है, मेरी मदद करो। अनीका की आंखें खुल गईं थी। अगली सुबह जब रोशनी कमरे में आई तो अनीका जमीन पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान थे। उसे डर था, अब जब आरव उठेगा, होश में आएगा तो क्या होगा। आरव उठा। उसने देखा अनीका जमीन पर है। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक अजीब सी घबराहट। आरव का चेहरा सख्त हो गया। वह बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। ठीक उसी पल अनीका के फोन पर चाची की आवाज आई, तेज, कर्कश, जहरीली। तू तो हाथ से निकल गई, बड़े खानदान की बहू बन गई। अब हर महीने पैसे भेज, वरना तेरे छोटे भाई को मार मार कर सड़क पर भेज दूंगी। भीख मांगेगा वो, समझी? अनीका का गला भर आया। चाची मेरे भाई को छोड़ दो, मैं पैसे भिजवा दूंगी, प्लीज उसे मत मारो, वो बच्चा है। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि सुनने वाले का दिल फट जाए। आरव बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। उसने सब सुना, हर शब्द, हर सिसकी। उसके मन में कुछ हिला। वो गुस्सा जो अब तक अनीका के लिए था, धीरे धीरे जगह बदल रहा था। अनीका ने उस दिन अपने हाथ के कंगन उतारे, नौकर से कहकर उन्हें बेचवाया, और जो पैसे मिले चाची को भिजवा दिए। लेकिन कंपनी के अकाउंट को उसने हाथ नहीं लगाया, एक पैसा भी नहीं। आरव ने पहले ही एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा रखा था। वह अनीका की हर हरकत पर नजर रखना चाहता था, उसकी चालें समझने के लिए। जब डिटेक्टिव की रिपोर्ट आई तो उसमें चालें नहीं थीं, उसमें एक लड़की की पूरी जिंदगी थी। माँ बाप की मौत, चाचा चाची का घर जो घर नहीं था, कैद खाना था, बचपन से टॉर्चर, भाई की जिम्मेदारी, किसी रिश्तेदार का सहारा नहीं। और वह रात जब उसने कंपनी पर केस किया, सिर्फ इसलिए कि नौकरी जाने का डर था, भाई के भूखा रहने का डर था। और कंपनी के पैसों को उसने हाथ नहीं लगाया, अपने कंगन बेचकर चाची को पैसे दिए थे। आरव ने रिपोर्ट पढ़ी। उसे अपनी गलतफहमी पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसी शाम आरव एक जगह से लौटा। अनीका किचन में थी। उसने आवाज दी, अनीका। वह डरते हुए बाहर आई, और कल सुबह हम उसे लेने जाएंगे। अनीका को समझ नहीं आया। उसने आरव को देखा, उस चेहरे को जो हमेशा पत्थर की तरह था। आज उस चेहरे पर कुछ था जो पत्थर नहीं था। अगले दिन जब कार रुकी तो सामने एक स्कूल था। अनीका समझ नहीं पाई। फिर उसने देखा,
स्कूल के गेट पर एक बच्चा खड़ा था, छोटा, दुबला, आंखें इधर उधर घुमाता हुआ। रोहन! अनिका कार से उतरकर दौड़ी, छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े, ऐसे जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर गया हो। अनिका ने भाई को इतनी कसकर पकड़ा जैसे कभी छोड़ेगी नहीं। आरव दूर खड़ा देखता रहा। जब अनिका ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा तो उसने बस इतना कहा, आज से ये इसी घर में रहेगा, और वह अंदर चला गया। कुछ दिन बाद एक सुबह आरव ने कहा, आज कोर्ट चलना है। अनिका का रंग उड़ गया। उसे लगा अब आरव उसके खिलाफ कोई कदम उठाने वाला है, उसके झूठे केस का बदला लेगा, उसे जेल भेजेगा। उसके हाथ कांपने लगे। जी क्यों? उसकी आवाज कांपी। बस चलो। कार में पूरे रास्ते खामोशी रही। अनिका ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन आरव का चेहरा देखकर रुक गई। जब वे कोर्ट पहुंचे तो अनिका ने देखा उसके चाचा चाची हथकड़ियों में थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी, उनकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। अनिका सांस रोककर रह गई। जज के सामने अनिका खड़ी हुई और उसने सब कुछ कह दिया, एक एक सच। जब उसने बोलना खत्म किया तो कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज ने फैसला सुनाया, चाचा चाची को सजा। अनिका को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ी चट्टान उठा दी गई हो, जो वह सालों से उठाए चल रही थी। उसके घुटने कांपे और वो जमीन पर बैठ गई। आरव ने उसे थामा, उठाया और बिना कुछ कहे एक शांत रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट में बैठे थे, दोनों के बीच चाय के कप थे। बाहर हल्की धूप थी, भीतर एक अजीब सी शांति थी। आरव ने अनिका का हाथ थामा। यह पहली बार था कि उसने उसका हाथ थामा था। सच बताना, तुमने कंपनी पर केस क्यों किया था? मेरी मजबूरी थी, तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे थे और मुझे पैसों की जरूरत थी। अब जब तुम मेरे बारे में सब जान चुके हो तो तुमसे क्या छुपाऊं? रोहन की परवरिश के लिए मुझे चाची को हर महीने पैसे भेजने पड़ते थे। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो मैं क्या कर। अनिका, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। क्या हुआ, बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे साथ उस रात कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि मैं कई रातों से सोई नहीं थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं वो टॉर्चर सहते सहते थक गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना आरव। मुझे कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का। नहीं अनिका, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी है। जब तुम मेरी एम्प्लॉय थी तो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए था। आई एम सॉरी। उठो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो। Anika, this is for you. Go and wear it. You look absolutely stunning tonight. Thank you, my love. This is magical. Come, let's sit on the swing. It's so beautiful out here. I love you, Anika.